बताइए ना, नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? आज सुने जरा आपसे, थोड़ा बदला हुआ मतलब। हाँ, बता रहा हूं। नीतीश बाबू कैसे नेता? नीतीश बाबू जैसे नेता हैं वो उन्होंने बोला था कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के समय में कि मैं तो कर्पूरी ठाकुर साहब को आदर्श मानता था, और कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया, बाकी लोग तो सब अपने परिवार को बढ़ा दिए, और उन्हीं को आदर्श मानकर हमने भी परिवार को नहीं बढ़ाया। तब तक तो इनके साथ थे, उस समय बोले थे। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप वक्तव्य की बात करते हैं, सांसद जी कैसे नेता है? मैं एक मिनट मैं बता तो रहा हूं। उन्होंने बताया कि परिवारवाद में विश्वास नहीं करने वाले नेता हैं। इस समय इंडी गठबंधन में एक ही बचे थे जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अब बाई चांस वो भी इनके पल्ला छुड़ा के भाग गए। अब दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बताइए, एक मिनट ये बताइए लालू, अब सुनिए तो भाई, अपने आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर अभय जी। गलत क्यों बोलते हैं? गलत नहीं। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्यों पता है आपको? मीसा इमरजेंसी में एक बड़ा दुर्दांत एक्ट था जिसमें उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता था। आप अदालत भी नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। जमानत उसका नाम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और लालू यादव जी उसमें जेल में बंद थे और कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अब क्या हो गया भाई? कौन सत्ता के लिए समझौता किया मेरे भाई? अब सुनिए, जिस जमाने में आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, अब्दुल गफूर थे उस समय मंत्री, उस समय यही लालू यादव जी और यही नीतीश कुमार जी यंग नेता के रूप में कहते थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई और कहते थे अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान है। और उसके बाद आ गए उनके साथ, लालू यादव जी के साथ कांग्रेस के साथ आ गए। गजब है भैया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपने कहा रंग कौन बदलता है? 2018 राजस्थान का चुनाव, जनेऊधारी ब्राह्मण कुर्ते के ऊपर अपना गोत्र तक बताते हैं। 2023 राजस्थान का चुनाव, नहीं आप बताओ, जातिगत जनगणना बताइए, ये बताइए वो बताइए। मान्यवर, इतना बदलते हुए आपने किसको देखा है, वो भी चंद 5 सालों के अंदर? बदलाव की फितरत क्या है वो अगर देखना हो तो आप में देखिए, हम तो स्थिर हैं। और एक बात इस घटनाक्रम में और साफ स्थिर है, हाँ हम स्थिर हैं। राजनीति चला जाता है, पूरी बात सुनिए, राजनीति भाजपा और मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में। उसके बाद अगर हम जिस राज्य में हमारी कोई हैसियत नहीं है, केरल में, वहां भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ है कि नहीं, जहां एक सीट नहीं भाजपा की, क्योंकि हम स्थिर हैं, केंद्र में हम हैं। बंगाल में जो सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं, सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ है, क्योंकि हम केंद्र में हैं। तो इन चुनाव इस स्थिति ने बहुत स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति के केंद्र में है, मोदी जी भारत की राजनीति के केंद्र में है। आप चाहो या न चाहो, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, सब उनके इर्द गिर्द। सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब देंगे। सर, मेरा सवाल आपसे है कि लोकतंत्र में जो जनता प्रतिनिधि चुनती है, तो उसका क्या दायित्व होना चाहिए कि वो पल में इस पार्टी में जा रही है, पल में उस पार्टी में जा रही है? क्या ये प्रतिनिधि का बिल्कुल सही कहा। जो इस चुनाव में जो जनादेश मिला था वो भाजपा जदयू गठबंधन को मिला था, इसलिए अगर ये देखा जाए परिवर्तन ये है। एक बात और मुझे इनकी बात से ध्यान आ गया, इन्होंने कहा था किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, वो किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। पर आपको पता है ना, 1 वोट पाके वही जीत जाएंगे। पर इस देश में 0 वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सुधांशु जी, अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए, एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन, जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो। 0 वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आज आके कहते हैं एक आदमी खड़ा होगा, रे एक भी वोट नहीं था तब प्रधानमंत्री। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहां थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं। 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बरतानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे?
जब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, जब ये वेस्ट बंगाल में तामलुक के जिले में जब बूढ़ी गांधी एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष गा करके सीने पर गोलियां खा रही थी, तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था, उसके साथ सरकार चला रहे थे। इन्होंने कहा 1925 हमारा मातृ संगठन संघ। आपका मातृ संगठन कौन? 1885 ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं। बताने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, आपको पहला जो इनका अध्यक्ष था वो बनर्जी, जो कि बिल्कुल झूठ। क्या एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया? क्या बोल रहे थे? मैंने बीच में नहीं किया। गलत बात मत बोलिए। और मैं कहता हूं तब से चेक करिए। अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी। आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था, आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द 6 और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बता कर जाइएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी? 46 हम लोग 2024 में कब लौटेंगे? भाई अब आइए 2024 में कब लौटना है? बता दीजिएगा आप दोनों। हो गया आप दोनों? मैंने ये बता दिया, अंग्रेज के द्वारा स्थापित, अंग्रेज से शपथ लेकर। और ये बताइए 47 में शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन दिलवाए थे ना। 1 साल माउंटबेटन रहे, 2 साल हमारा आर्मी अध्यक्ष जो था, आर्मी चीफ ब्रिटिश रहा 1954 तक। गेरोल्ड गिब्स एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश रहा, आप लोगों को नहीं पता हुआ। 57 तक भारत का नेवी चीफ ब्रिटिश रहा। अरे आप क्या बात करते हैं साहब? आप जिस आजादी की बात करते हैं, अब आइए आज पे, अब 2024 पे आइए। अरे 24 पे आइए, अब 24 पे आइए सर। इंडिया अलायंस पर आइए, एनडीए पर आइए। 24 में तो कहानी ये हो गई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो प्रधानमंत्री बैठा जो कहता मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरी डेस्क के ऊपर गणेश जी रखे हैं। और उसको पीछे करके हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, थर्ड बने ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर, सेकंड बने मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले नंबर 1 के कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन, ऑल टाइम हाई, G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट हमारी ग्रोथ रेट। अब बताइए क्या चाहिए? खड़गे जी के बात से मैं कहना चाहता हूं, आजाद भारत में पहली दफा किसी ने अगर तानाशाही दिखाई थी तो वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में इमरजेंसी में हमने तानाशाही समझा कि क्या है। हाँ। तो आपकी किस नैतिक जिम्मेवारी के साथ आप कह रहे हैं हमें? नैतिक आधार क्या है खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि तानाशाही देश में चल रही है? मेरा सवाल आरजेडी से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार महागठबंधन को धोखा देकर एनडीए से मिलकर सरकार बनाते हैं, तो आप आज उनको बहुत सारे बातों को लेकर कोस रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे अच्छे हैं, खराब है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके उप मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पे हैं बिहार के, तो बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया बताइए? आज भी बिहार के युवा इतने दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में कमाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को, पेट को चलाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से? एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, कहाँ से? वही तो मोतिहारी से। अभी आप पर गुस्सा आ जाएंगे वो। नहीं, अभी आप पर बहुत गुस्सा आएंगे। बिहार में प्रगति की नदियां बह रही है, विकास की गंगा तो बिहार सबसे आगे बढ़ा हुआ राज्य है। नहीं, 4 लाख नौकरी दिया गया कि नहीं, ये बताइए उनको। कहने के लिए बीपीएससी के द्वारा 4 लाख नौकरी दी गई कि नहीं? सारे राज्य बीमारू स्टेट से निकल गए बिहार छोड़कर। पर कैपिटा इनकम हो, हर चीज में पीछे। मैं तो कह ही रही थी इसको गलत पूछ रहा है। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है कि कहीं ना कहीं आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने में बिहार की जनता में एक आक्रोश और एक नाराजगी दिखती है, तो क्या भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के अलावा और किसी को सीएम फेस बिहार में नहीं देखते हैं? देखिए, एक आपको व्यवहारिक बात बताएं, क्या होता है कि जो गठबंधन बनते हैं, अगर इनकी सोशल इक्वेशन की केमिस्ट्री बनती तो ये सस्टेन करते हैं, अदरवाइज नहीं सस्टेन करते हैं। वास्तविकता ये थी कि जो इनका जैसे सपा बसपा गठबंधन बना, फेल हो गया। कागज पे तो दिख रहा था कि भाजपा ध्वस्त हो जाएगी, मन नहीं, क्योंकि आज जो उनका वोट बैंक है उसका आपस में संघर्ष है, वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं है। जो भाजपा के साथ थे जब नीतीश कुमार जी, और पुनः जब आ गए, तो हमारा उनका सामंजस्य लंबा चला, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक की तरह थे। आपके पास कोई सीएम फेस नहीं है, उसके सवाल का तो जवाब दीजिए। आपके प्रवक्ता से मैंने कल पूछा कि आप लोग क्या इधर उधर कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग क्या भजन कीर्तन करने के लिए पॉलिटिक्स में? भाई अभी तो गठबंधन में तो जब सीएम है, जब सीएम चेयर पे है, तो सीएम फेस की क्या बात रह गई भाई? और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, एक और बात समझिए, एक और अंतर था। आपके कितने विधायक हैं? देखिए, आपके यहाँ 78, उनके यहाँ 45, क्यों उनको बनाए रखते हैं सीएम? सुनिए तो पूरी सुनिए, 178 हमारे थे, 67 मायावती थी बनाया था।
हमारे 80-84 थे और 40 जेडीएस के थे, कर्नाटक में बनाया था। हमने हमेशा राष्ट्र के हित में क्षेत्रीय दलों को महत्व दिया है। और वैसे एक और बात कह दूं, एक और अंतर था, राम मंदिर के मुद्दे पे इनके नेता आए बाएं बहुत बोल रहे थे, आरजेडी वाले, जदयू वाले नहीं बोल रहे थे। ये चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, और फिर फत्ते भैया बोल रहे थे, फिर तेजस्वी जी बोल रहे थे। और एक अगर सख्त सवाल पूछ लिया जाए अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में, तो तेजस्वी जी निस्तेज होने लगते थे, चंद्रशेखर जी को चक्कर आने लगता था, फत्ते भैया के हाथ के तोते उड़ने लगते थे। इसलिए भी जनता को यह समझ में आया कि इनकी राजनीति। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए कि जो इनका अध्यक्ष है, पहले आरजेडी, फिर जदयू, और तब भाजपा में गया तो अध्यक्ष बन गया। जब एक पार्टी का, जो अपने आप को कहते हैं दुनिया का विशाल पार्टी है, उसको अपने दल में कोई अध्यक्ष लायक नहीं है, तो फिर आप मुख्यमंत्री की बात कहां से? और आपने जेडीयू कांग्रेस के नेताओं को नहीं स्वीकारा है, वहां पे तो वो म्यूजिकल चेयर चलता ही रहता है ना। नहीं, लेकिन अरे उनके दो अध्यक्ष हैं जो अब अलग अलग पार्टियों से सांसद बने हुए हैं। बिल्कुल, महबूब अली हो, अशोक चौधरी हो, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, निकल लिए दूसरे तरफ। देखिए कैसे लॉटरी लग गई। लेकिन कमिंग टू द बिगर क्वेश्चन, सवाल पर वापस आते हैं सर। आपकी पार्टी का जो रवैया है, केसी त्यागी कह रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझिए। अधीर रंजन चौधरी अगर ममता बनर्जी पर हमला करेंगे, वो इसको स्वीकार करेंगे किसी तरीके से? अगर संजय निरुपम कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के पास तो इतने उम्मीदवार ही नहीं है कि उनको इतने 23 सीटें चाहिए महाराष्ट्र में, आप मजाक क्यों उड़ाते हैं क्षेत्रीय दलों का? फिर गठबंधन को लेकर तो आप सीरियस है ही नहीं। देखिए, पहले तो एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी की बात कर दे दूं। कोई सामाजिक इक्वेशन इनके गठबंधन की नहीं है, चुनौती से कहता हूं। एकमात्र इक्वेशन है ईडी सीबीआई की, उसी के आधार पर हर जगह सत्ता बना रहे हैं। उठाकर देख लीजिए महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार जो शिंदे सेना के लोग हैं, मैं आज फिर वापस नहीं दोहराऊंगा, नहीं तो अंजना जी कहेंगे कि आपने कई बार ये बात दोहराई है। जितने लोग हैं वहां 5-5 भावना गवली को 5 ईडी के नोटिस आए, उन्होंने कहा नहीं जाऊंगी, बीजेपी के साथ चली जाऊंगी। प्रताप सरनाईक, प्रफुल्ल पटेल, जितने लोग हैं, मैंने गिनाना नहीं चाहता। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां है, अगर वो अधिकार संपन्न होगी तो प्रजातंत्र में मजबूती होगी। ये रोन देना चाहते हैं। यही तो कारण है, हमने कहा था कि राज्यों के स्तर पर हम लोगों के यहाँ प्रतिद्वंदिता है तो हम मुखरता से एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बड़े कैनवास पर बड़ी लड़ाई है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। 2004 में भी हमने सब जगह गठबंधन नहीं किया। अटल जी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हमने चुनाव हराया था उस समय भी, तब भी वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और केरला में लेफ्टिस्ट दल थे जिनका हमारे साथ गठबंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ यूपी में हम गठबंधन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जीते और 335 सीटों के साथ सरकार बनाई। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मखौल मत उड़ाइए सुधांशु जी। G20 या सार्क कंट्री में, उन सारे देशों में देख लीजिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा जीडीपी सबसे नीचे है। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार के अवसर खो दिए, 84 करोड़ लोगों ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया, लेकिन इनके धन्ना सेठ 6,000% उस समय आमदनी बढ़ी जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये कोविड के क्राइसिस में आप लाभ उठाइए। तब क्या किया? 27 रुपए किसानों की आमदनी इस देश के, 1600 करोड़ रुपए इनका धन्ना सेठ कमाता है।